अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 2-3 रोज़ हो चुके हैं कोई मैंने नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन के मौजू पर कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो बहुत से फ़ोन मुझे आए और बहुत से व्हाट्सएप मैसेज जो है वो आए कि जी आपका व्लॉग जो है वो नहीं आया और आपने कोई तज्ज़िया मौजूदा सूरत हाल पे पेश नहीं किया। तो मैंने उनको इंडिविजुअली तो जवाब दिया कि जी आप इंतज़ार करें। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी की समाअत जो है उसमें होनी है 6 तारीख को, 6 नवंबर को, और इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील है उसकी समाअत जो है वो 8 नवंबर को होनी है। तो वो देखें। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप चलें अपनी राय का इजहार तो करें। चूँकि एक नई डेवलपमेंट भी हुई है, और नई डेवलपमेंट ये हुई कि मिनिस्ट्री ऑफ NHSR&C ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। 2 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, 2 नवंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो इंट्रा कोर्ट अपील नंबर 373 है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसकी कंप्लाइंस में हमने ये जो 14 नवंबर को जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन किया था वो हमने फ़िलहाल विड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहीं ये नहीं कहा कि जी आप विड्रॉ कर लें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो इज़ सस्पेंडेड टिल 8 नवंबर। तो इलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने रोक दिया था। जैसे कि पहले उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस जो है वो रोका था, तो इसमें मिनिस्ट्री को जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं थी नोटिफिकेशन करने की। लेकिन क्यों किया मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन? मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इसलिए किया कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में जो रिट पिटिशन हुई है, वो रिट पिटिशन नंबर जो है वो 3627/2023 है, और उसमें आगा मोहम्मद अली साहब जो हैं वो कौंसल हैं पिटिशनर के। उसमें जो प्ली थी वो ये थी कि जो 27 अक्टूबर को जो रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशंस किए हैं वो कानून के खिलाफ हैं। अच्छा, उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि जी उसके खिलाफ हैं और उन पर आरओ जो है अमल दरामद नहीं करेगा, वो स्टे उन्होंने दे दिया था। तो उसमें नोटिफिकेशन कौन कौन से थे? उसमें नोटिफिकेशन इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी था जो मिनिस्ट्री ऑफ NHSR&C ने किया था, जो 14 नवंबर का इलेक्शन का था, और जो हतमी लिस्ट जो हैं वो शाया की थी, जो जारी की थी रिटर्निंग ऑफिसर ने, उनके नोटिफिकेशन भी थे। तो वो इसका मतलब है कि उस वक्त तक 6 तारीख तक वो भी उन पे भी अमल दरामद नहीं होगा, या ये समझ लें कि वो मुअत्तल हैं। वो जो नोटिफिकेशंस हैं वो यानी हतमी लिस्ट भी जो है उसके तहत मुअत्तल है। अच्छा, अब रावलपिंडी का जो हाई कोर्ट है बेंच, जो उसमें जो प्ली ली गई है उसमें एक तो ये नोटिफिकेशंस के बारे में जो मेन वो बात है कि वो नोटिफिकेशन है, और उसमें डॉक्टर मुनीर साहब ने ये कहा कि जी मेरे पहले कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए थे, और जब रिटर्निंग ऑफिसर ने नई लिस्ट जारी की है तो उनमें मेरा नाम नहीं था। तो उन्होंने ये रिट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में की थी, और उसको वहाँ पे रिट करने के लिए उनके वकील साहब ने जो है वो बड़े कानूनी जो है वो उसमें जवाब पेश किए हैं, और उन्हीं की बेस पे, यानी उसमें उन्होंने ये कहा कि ये नहीं होती, ऐसा नहीं है कि अगर एक कोर्ट के अंदर कोई फैसला दिया है तो दूसरे कोर्ट में उस पर नहीं जाया जा सकता। तो ये पेश करने की उन्होंने कोशिश की, और जज साहब ने उस पर एग्री किया, और उसी बेस पे जो है वो फिर ऑर्डर जारी किया। और उस ऑर्डर में एक जज साहब ने भी जो है वो एक साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के केस की दी, और उन्होंने कहा कि जी इसके तहत जो है वो हम लॉ ऑफिसर्स को भी सुनेंगे। तो ये एक सूरत हाल थी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने सोचा कि वहाँ पे भी जाके चूँकि जवाब देना है, पिंडी में 6 तारीख को जवाब देना है, लिहाजा उन्होंने सोचा कि ये एक
इसकी जो कंप्लायंस है, हालांकि कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया कि जी आप उनका नोटिफिकेशन करें या क्या करें, लेकिन मिनिस्ट्री ने दूरंदेशी से काम लेके एक तीर से दो शिकार किए कि इलेक्शन, ज़ाहिर है इलेक्शन अब 14 नवंबर को पॉसिबल नहीं है। 8 तारीख को अगर फैसला कोई आ भी जाता है तो 14 तक जो है वो बैलेट पेपर छपने, लिस्टें जारी होनी, और फिर वो मुमकिन नहीं है। तो अब होना क्या है देखें। अब अच्छा, एक मैंने सुना था, ये एक मैंने व्लॉग देखा था, उसमें सुना था कि जी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है और उसमें ये लोग रिज़ाइन जो है वो पेश करेंगे, और रिज़ाइन जो है वो उसके बाद जो है फिर वो एक जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर काउंसिल की मीटिंग में अगर रिज़ाइन ये जो 11 लोग हैं अगर ये रिज़ाइन दे देते हैं तो एक कोर्ट में कहने को ये इनके पास एक बात हो जाएगी कि जी हमने जो है वो अब रिज़ाइन जो है वो दे दिया और अब हम अहल हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट इसको कंसीडर कर ले, लेकिन मेरी नज़र में कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन चलें, वो उनका एक अपना वो है कि वो 15 नवंबर तक जो है वो उनकी टाइम लिमिट भी है। 15 नवंबर के बाद जो है वो उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और 15 नवंबर के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मिनिस्ट्री को लगाना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये है कि अगर काउंसिल नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसकी जगह पे काम करेगा, तो तभी वो काउंसिल तस्वर होगी। अच्छा, एक बात ये है कि अगर तो ये जो 11 मेंबर हैं, 11 मेंबर्स में से 9 मेंबर्स जो हैं वो रिज़ाइन करेंगे, अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर 2 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो फिर वो जो इंट्रा कोर्ट में उन्होंने जो प्ली ली है, जो स्टैंड लिया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता, और एक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। तो अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर वो अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे होंगे। तो उन्हें मेरे ख्याल में जो है वो दोनों को, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, इस इंट्रा कोर्ट अपील को देखते हुए उन्हें रिज़ाइन जो है वो नहीं करना चाहिए, ताकि उनका मौक़िफ़ जो है वो एक मजबूत मौक़िफ़ के तौर पे वकील साहब जो है वो पेश कर सकें। अच्छा, अब आ जाइए कि क्या ये बात सही दुरुस्त है कि जी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये मैं एक्ट आपके सामने बयान कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये जो एक्ट की सेक्शन 5 है, इसमें है कंपोजिशन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। अच्छा, इसमें जितने भी नॉमिनेशन के ज़रिए आ रहे हैं या इलेक्शन के ज़रिए हैं, यानी पंजाब से इलेक्शन के ज़रिए जो जनरल सीट्स हैं उसमें 5 लोग हैं, वो भी मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का इलेक्शन लड़के आएंगे। जो सिंध से 3 हैं वो भी मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का इलेक्शन लड़के आएंगे, और केपीके से 2, बलूचिस्तान से 1, और टीचर सीट से 2 जो लोग आएंगे वो ये तमाम के तमाम जो 13 लोग हैं ये मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का इलेक्शन लड़के काउंसिल में आएंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन से जो जनरल इलेक्शन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये है सेक्शन 6 यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 का। उसमें कह रहा है कि द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्या कह रहा है उसमें, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स। यानी ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्शन के ज़रिए, उसमें जो जनरल इलेक्शन है उसके ज़रिए नहीं आते, उनका उससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने भी इलेक्शन लड़ना था तो वो उनको चाहिए था कि वो रिज़ाइन करते। जिस तरह से हमारे ज़राए ने बताया कि जो इससे पहले जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें जो होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद अल अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कौंसिल की तवज्जो मबजूल करवाई थी कि जनाब ये एक इस तरह की शिक मौजूद है तो हमें रिज़ाइन करके जो है फिर इलेक्शन में जाना चाहिए। तो वहाँ पे उनको बड़ा जो है ना वो ज़राए ये बताते हैं कि जी जवाब मिला था कि जनाब आप
आपको कानून का पता नहीं है, आप कानून जानते नहीं है, ये कौंसल जो है परपेचुअल सक्सेशन होती है और हम इलेक्शन लड़ेंगे और आप ही अपना ही चार्ज अब खुद हम आके अपने आप से लेंगे। तो ये इस तरह की बातें वहाँ पे की गई थी। लेकिन कानून जो है वो बड़ा मौजूद है कि मेंबर्स जो है, इलेक्शन मेंबर ने लड़ना है और मेंबर्स की एलिजिबिलिटी के लिए 9(3) जो है वो बड़ा वाजे जो है वो मौजूद है। ये मेरी नज़र में जो ये इंट्रा कोर्ट अपील में जो ग्राउंड है, ये बहुत ही कमज़ोर ग्राउंड है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनको इलेक्शन लड़ने से जो है वो एक्ट नहीं रोकता। भाई एक्ट तो मेंबर्स का इलेक्शन करा रहा है ना, वो एक्ट की जो सेक्शन 5 है वो तो क्लियर कट कह रही है ना कि जी मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और ये मतलब वो मेंबर्स बन के आएंगे, जो भी लोग इलेक्शन लड़ के आएंगे। तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी वो भी मेंबर के ज़रिए ही आते हैं, वो कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़के नहीं आते। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि 6 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ जाके जवाब देना है रावलपिंडी बेंच में। वहाँ जो होम्योपैथिक डॉक्टर मुनीर साहब की प्ली है वो ये है कि मेरे कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए थे और जब कोर्ट के फैसले के बाद नई लिस्ट आई है तो मेरा नाम उसमें नहीं था, इसलिए मेरा नाम भी जो है वो शामिल किया जाए। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल होती है। अगर मुनीर साहब का नाम भी उसके अंदर शामिल होता है और उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए थे तो फिर तो तमाम जो और अगर उनके हक में फ़ैसला हो जाता है और उन्होंने कागजात वापस लिए थे तो फिर तमाम जितने लोग भी हैं वो जिन्होंने कागज़ वापस ले लिए थे तो वो तो उसी फैसले को प्रेसिडेंट बना के जो है वो पेश कर देंगे कि जनाब ये हम भी अहल हैं इसके। तो ये एक अलग पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो तो बहुत पोस्टपोन हो गए। जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो इलेक्शन पोस्टपोन हो गए और देखें इसके लिए अब ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को जो है लामहला एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा और क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं अपॉइंट करेंगे तो 15 तारीख के बाद जो है वो कौंसल की मियाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं करते तो वो भी एक कानूनी लेक्यूना होगा, कानूनी एक फ्लॉ जो है वो मौजूद होगा और कौंसल मौजूद नहीं होगी तो फिर वो बात जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए वो उसको मुकर्रर करना है। अब देखना ये है कि 6 तारीख को क्या फ़ैसला होता है और 8 तारीख को जो है वो क्या फ़ैसला होता है। तो मैं ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर कानून को देखेंगे, कानून को बेस बना के अगर देखेंगे तो फिर तो कानून की पासदारी अगर की जाएगी तो फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ेगा और उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। वो मेंबर्स हैं, मेंबर्स बन के ही वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो जो है ना वो चांसेस हैं नहीं। लेकिन अब भी मैं यही कहता हूँ कि वो 90 और 10 की रेशो जो है ना वो है इसमें मौजूद और वो पेश कर देंगे अगर कौंसल वाले के जी ये हम लोगों ने रिज़ाइन कर दिए हैं तो ये पॉसिबल है कि वो जो है वो 10% पॉसिबल है कि वो उसको एक्सेप्ट करके और वो कहें कि जी क्योंकि कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं है, कानून के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद, कानून के अंदर कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिहाजा इनको जो है वो इजाज़त दी जाती है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इसमें मिलने के चांसेस 10% हैं और बाकी का तो चूँकि जिक्र नहीं है, बाकी तो मेंबर्स हैं और मेंबर्स का तो क्लियर कट जो है वो बात है और मेंबर्स की इंट्रा कोर्ट अपील में उन्होंने बात भी नहीं की। उन्होंने जो ऑर्डर आया है उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के उसकी बात की है। तो देखते हैं अब कि 6 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी क्या फ़ैसला देती है और 8 तारीख को हियरिंग में इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या सामने आता है। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।